Hello students, in this lecture of GKGS, we will discuss about Buddhism and Jainism. These are the two prominent religions in India which are followed at present, जो इंडिया में प्रेजेंट में फॉलो किए जाते हैं. बट इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, किस तरह ये टू रिलीजन इमर्ज हुए इंडिया में, किस तरह से ये मतलब प्रेजेंट मॉडर्न स्टेट्स में आए हमारे पास, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. बेसिकली बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, ये दो रिलीजन है. बुद्धिज्म के बारे में आपने सुना, गौतम बुद्धा ने स्टार्ट किया, उन्होंने उसको प्रीच किया, उसको एक स्टार्ट दिया. और महावीरा ने जैनिज्म को, ठीक है, हम नारा आपके समझ, महावीरा ने जैनिज्म को. तो इस वाले स्लाइड में, इस वाले लेक्चर में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, किस तरह से ब्राह्मणिकल ऑर्डर, जो सबसे पहले क्या पढ़ा था मैंने, इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसके बाद वैदिक कल्चर, जो सबसे पहले इनिशिएट में इंडस वैली सिविलाइजेशन है, उसके बाद वैदिक कल्चर. तो वैदिक कल्चर में हम ये पढ़ेंगे, वैदिक कल्चर को हम लोग पढ़ेंगे अभी. मतलब वैदिक कल्चर के बाद हुआ ये, वैदिक कल्चर में ब्राह्मणिकल डोमिनेशन था, ब्राह्मणिकल ऑर्डर का डोमिनेशन था, ब्राह्मण्स का होता ये था. वैदिक कल्चर में जो सोसाइटी थी वो 4 ऑर्डर में डिवाइड थी. कितने में थी हमने? 4 ऑर्डर में. 4 ऑर्डर में किस तरह थी? सबसे पहले कौन थे बताइए? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रास. ठीक है, ब्राह्मण प्रीस्ट ऑर्डर थे, प्रीस्ट थे, पुजारी थे, और वो ज्यादातर हेड बॉडी भी माने जाते थे. उसके बाद क्षत्रिय जो रूल करते थे, किंग क्लास से आते थे, किंग्स थे, वॉरियर भी बोलते हैं. वैश्यास कौन है? ट्रेडर्स, जो कॉमर्स से रिलेटेड, ट्रेड से रिलेटेड, मार्केट से रिलेटेड वर्क करते हैं. शूद्र सर्विंग क्लास कहलाता है, यानी सर्व करते हैं इन तीनों को, यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को, तीनों को. लास्ट लोअर ऑर्डर में जो है वो शूद्रास है, वो सर्व करते हैं. ठीक है, ऑनलाइन वालों आपको भी समझ में आ रहा है. तो उस वो एक ऑर्डर था. उस ऑर्डर में वर्ना सिस्टम में वो सब बेसिकली होते हैं वर्ना सिस्टम. उस वर्ना सिस्टम में जो है कुछ चीजें, कुछ लूप होल्स थी, जिन लूप होल्स की वजह से ये 2 न्यू रिलीजन इमर्ज हुए थे. हुआ क्या था बेसिकली, वो 4 रिलीजन के हेड में जो सबसे अपर ऑर्डर पे थे ब्राह्मण्स थे, उनका डोमिनेशन था. ब्राह्मण्स जो कहते थे वही पूरी सोसाइटी फॉलो करती थी. ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, यहाँ तक बात सही है. लेकिन कोई भी चीज हो उसकी एक लिमिट होती है, एक एक्सटेंट होता है. बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो सोसाइटी के फेवर की थी, बहुत सारी अगेंस्ट द सोसाइटी थी. तो उसी ब्राह्मणिकल डोमिनेशन के अगेंस्ट में, उसके उसके खिलाफ, उसके कॉन्ट्राडिक्ट में 2 रिलीजन आए, जो कैसी सिंपल लाइफ, एस्थेटिक लाइफ, ऑस्चर लाइफ के बारे में जिक्र करते हैं, बताते हैं किस तरह से आम सी जिंदगी, सिंपल से इंसान किस तरह से गुजार सकता है. ये दोनों रिलीजन उसी के बारे में बात करते हैं. अच्छा, ये बुद्धिज्म का देख सकते हैं, ये गौतम बुद्धा है. इंट्रोडक्शन, थोड़ा सा मैं पहले इसका इंट्रोडक्शन दूंगा, फिर मैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताऊं, क्या फैक्टर्स थे, क्यों ये रिलीजन इमर्ज हुआ. भाई देखो, कोई भी चीज होती है उसके पीछे 2-3 चीजें वजह होती है. कोई भी रिलीजन होता है, उस कोई भी चीज होती है, उसके 2-3 फैक्टर्स होते हैं. कोई सबसे पहले इकोनॉमिक फैक्टर समझते हैं. देखो, बुद्धिज्म जैनिज्म के आने के पीछे इकोनॉमिक फैक्टर ये था सबसे पहले, कि जो ये बुद्धिज्म और जैनिज्म दोनों रिलीजन के जो प्रीचर थे वो थे क्षत्रिय, क्षत्रिय क्लास. और उस टाइम के वैश्य जो ट्रेडर्स थे, उनको, यानी बुद्धिस्ट रिलीजन भी और जैनिज्म रिलीजन भी, दोनों वैश्यास को क्या करते हैं भाई? देखो, दोनों ने वैश्यास को ये कहा कि आप ज्यादा से ज्यादा ट्रेड करो, ज्यादा से ज्यादा कॉमर्स करो. ठीक है, तो यानी और एक सिंपल रिलीजन बता दिया जो एग्रीकल्चर एक्सपेंशन की बात करता है. सिंपल सा रिलीजन के लोग, होता क्या, देखो स्टार्टिंग होती है, कोई भी सोसाइटी है, ठीक है ना, कोई भी सोसाइटी है, सोसाइटी में लोग रहते हैं, उनको सबसे पहले क्या चाहिए? फूड सिक्योरिटी. दूसरा क्या चाहिए? अपना इज्जत, भाई एक स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ. तीसरी चीज क्या चाहिए उनका? जो है अपनी सोसाइटी में एक मॉनेटरी टर्म में एक स्ट्रेंथ होनी चाहिए, यानी इकोनॉमिकल स्ट्रॉन्ग. अब सोसाइटी के अंदर अगर कोई भी अपनी फूड के टर्म में सिक्योरिटी चाहता है, यानी खाने के टर्म में, यानी उनके पास ग्रेन्स हो जो उनको सफिशिएंट हो, उसके लिए कोई भी क्या करेगा? अगर एंशियंट सोसाइटी की बात करें तो सबसे पहले वो लोग क्या करेंगे? एग्रीकल्चर की बात करेंगे. किसकी बात करेंगे? एग्रीकल्चर की. देखो मैं बताता हूँ, एक सेकंड रुकना जरा. मैं भी एक सेकंड तुम लोगों को बताता हूँ. देखो देखो, होगा क्या बेसिकली, ऐसे समझना. ये क्या है? वर्ना सिस्टम. वर्ना सिस्टम में आपने बताना क्या क्या चीजें हैं. पहले पर कौन है? ब्राह्मण्स. दूसरे पे कौन है? क्षत्रिय. तीसरे पे कौन है? वैश्यास. फोर्थ पे कौन है?
शूद्रास। ठीक है भाई। अब ब्राह्मण्स कौन है? प्रीस्ट, सुप्रीम, सुप्रीम है, सबसे ऊपर है। दूसरे पे कौन है? क्षत्रिय, ये कौन है? किंग्स। कौन सी क्लास से आ रहे हैं? वॉरियर क्लास। आना भाई, आपके भी आ रहा, आपके भी आ रहा, ठीक है। तीसरा क्या? वैश्यास। वैश्यास के बारे में क्या है बताना जरा। वेरी गुड, ट्रेडर्स है। कॉमर्स की बात करते हैं, फोर्थ नंबर पे ये सर्विंग क्लास कहलाती है, सर्विंग और लोअर क्लास, ये सर्विंग और लोअर क्लास। यानी ब्राह्मण से प्रीस्ट है, सुप्रीम है, सबसे ऑर्डर में ऊपर है, ओके। ये चारों हैं। किंग्स हमेशा वॉरियर क्षत्रिय होता था। ये चारों वर्ण सिस्टम में, यानी वैदिक सोसाइटी के टाइम की बात चल रही है, वैदिक कल्चर के, ये इस तरह का ऑर्डर था। डोमिनेशन किसका है? तो भाई ये डोमेन में है, डोमिनेशन। डोमिनेशन मतलब सबसे ज्यादा किसका ज्यादा हक है, पावर है किसके हाथ में, ठीक है। डोमिनेशन इनके पास है। प्रॉब्लम क्या हो रही थी? ब्राह्मण्स ज्यादातर अपनी बात, यानी जो ये कहते हैं वही माना जा रहा है। ये इन लोगों को एक बता दिया है, ये बेसिकली एक एक चीज बताते थे, आपकी लाइफ है एट प्रेजेंट, अगर आप जो बताए हुए रास्ते उसको फॉलो नहीं करोगे, यू फॉलो नॉट फॉलो, देन यू विल फॉल इन वन ऑफ द लास्ट कैटेगरी, यानी नेक्स्ट जन्म में इनमें से कोई एक कैटेगरी में होगा, ये वाली में। एवरी ईच एंड एवरी पर्सन हैड अ फियर, उनको डर रहता था कि कहीं हम उनकी बात अगेंस्ट चले गए तो इसमें ना जाए। और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ये तीन को तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सारी प्रॉब्लम शूद्रास को होती थी। इन्हें लोग अच्छा नहीं मानते थे, अछूत मानते थे, निचले ऑर्डर का मानते थे, लोअर मानते थे, लोअर बहुत ज्यादा कम। इनकी हालात देख के तीनों, ये दोनों डरते थे, और ये खुद भी, कि अगर हमें, इनको रहता था कि हम अच्छे से रहेंगे तो मे बी नेक्स्ट टाइम इनमें से कोई एक ऑर्डर मिल जाए हमें, ठीक है। ये इनके जहन में, इनको क्या रहता था, हो सकता हम, इनको एक फियर रहता था कि खराब करा ऑर्डर जो चल रहा है ब्राह्मण्स के अगेंस्ट में, तो हो सकता है नेक्स्ट जन्म में, क्योंकि ये दे आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड, मतलब ये इस तरह प्रिटेंड करते थे, बताते थे, ये बेसिकली जो खुदा है उसकी चीजों को बताने के लिए रिप्रेजेंट, जो इन्हें बताया जा रहा है वो ऊपर से आ रहा है, कोई अपने आप में नहीं है, डिवाइन नेचर है इसका। सोसाइटी का नेचर क्या बताते हैं? डिवाइन नेचर। डिवाइन नेचर मतलब कि इन्हें खुदा ने ही भेजा है, खुदा की तरफ से है इनके पास जो चीजें हैं। आप इस ऑर्डर को खराब करोगे जो ये बता रहे हैं तो चीजें खराब हो जाएंगी और नेक्स्ट जन्म में और ज्यादा खराब हो सकती हैं। शूद्रास के बाद और भी बहुत सारे आते हैं लोअर ऑर्डर्स, ठीक है। इस वाली सोसाइटी में सिर्फ एक ही प्रॉब्लम थी, लोगों को क्या नहीं मिल रही है, एक तो बोलते हैं इज्जत, वो नहीं मिल रही है। दूसरा, हर इंसान को अपना ऑर्डर खोने का डर है। क्या डर है? कि भाई बहुत ज्यादा इक्वेलिटी नहीं है, मैं अगले पीछे था, इक्वेलिटी नहीं है एक तो, ठीक है। अच्छा, बड़े फर्स्ट फर्स्ट में है ये इक्वेलिटी, ये फर्स्ट नंबर पर है तो सारी पावर इनके हाथ है, इक्वेलिटी नहीं मिली। दूसरा, फूड सिक्योरिटी की प्रॉब्लम आ रही है। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि क्या रीजंस थे जो ये टू रिलीजन आए। तो रीजन देखो, पैसे होंगे, समझो कोई भी इंसान सबसे पहले क्या मांगेगा? इक्वेलिटी, ठीक है भाई। दूसरी चीज हमने क्या मांगोगे? फूड सिक्योरिटी, कोई भी इंसान किसी सोसाइटी में फूड सिक्योरिटी, ठीक है भैया, फूड सिक्योरिटी मांगोगे। तीसरी चीज क्या मांगोगे? पावर, ठीक है, पावर। अच्छा, इक्वेलिटी अपने आप में डिमांड करती है नॉन वायलेंस की, यानी लड़ाई झगड़ा ना हो, वार ना हो। बुद्धिज्म जैनिज्म ने सबसे पहला काम ये करा, बिल्कुल दोनों रिलीजन में सबसे पहला काम क्या करा, हम आते हैं इस पर फूड सिक्योरिटी पे। इन्होंने ज्यादा से ज्यादा फोकस दिया एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन, एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन की बात करी। दूसरा, इन्होंने सोसाइटी का थर्ड नंबर पर यानी वैश्यास को और ज्यादा एम्पावर करा, किसकी तरफ? ट्रेड की तरफ। इन्होंने कहा ट्रेड अच्छा होगा, सोसाइटी स्ट्रांग हो जाएगी। इक्वालिटी कहां से दे रही? ये कह रहे सब लोगों का स्टेटस इक्वल है, ऑल आर इक्वल, कोई भी अपर लोअर नहीं है, इसकी बात करी। नॉन वायलेंस की बात करें, ये वॉर के अगेंस्ट थे, और पीस, शांति की बात, वेल बीइंग की बात कर रहे हैं दोनों रिलीजन। और ये बहुत सिंपल है रिलीजन,
और ऑस्टेरिटी की बात करें, मतलब साधु जिंदगी कौन सी होती है? बिल्कुल आदमी साधु जिंदगी कब जीता भाई? बिल्कुल सादा मिजाज हो, उसे सिर्फ इतना ही इस्तेमाल करे जितनी जरूरत है, यानी होर्डिंग जमा करने से मना करते हैं, वायलेंस से मना करते हैं, और चोरी चकारी से मना करते हैं, स्टीलिंग से। ये सारी चीजें जब होंगी जब तो क्राइम बढ़ेगा। अगर मैं चोरी करूं, अपने पास पैसे की भूख हो, और ज्यादा आदमी क्राइम करने जाएगा, ये सारी चीजों में वायलेंस, इन सबको इन्होंने मना कर दिया। सिंपल जिंदगी, आज शांति के लिए इन्होंने कहा सब इक्वल होंगे। और इस वाले के लिए, फूड सिक्योरिटी के लिए इन्होंने क्या कहा? एग्रीकल्चर एक्सपेंशन और वैश्यास को ट्रेड के लिए कहा। ये सारी चीज अगर एक सोसाइटी में होने की बात होंगी, और पिछले वाला जो ऑर्डर है वो सिर्फ अपनी पावर की बात कर रहा है, अपने डोमिनेशन है उनका, और इनको गाइड कर रहे हैं, गाइड रूल कर रहे हैं, एक टाइप से रूल कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं किस तरह से लाइफ लेनी है। और उन्होंने जो बात कही नेक्स्ट वालों ने, बुद्धिज्म जैनिज्म में, इन चारों के बारे में बात करी। अच्छा, इन चारों की बात करी तो कोई वजह होगी। देखो, इसके बारे में बताऊंगा। पहले फूड सिक्योरिटी, एग्रीकल्चर हुआ क्या? इंट्रोडक्शन ऑफ आयरन हुआ, ये इंट्रोडक्शन ऑफ आयरन, आयरन आया तो क्या हुआ? आयरन प्लो यूज हुए, आयरन प्लो यूज होंगे तो क्या बताइए? एग्रीकल्चर एक्सपेंशन होगा, एग्रीकल्चर एक्सपेंशन होगा नहीं होगा? हमने बताइए। तो तुम लोग एग्रीकल्चर एक्सपेंशन होगा, आयरन का हल, लोहे का हल होगा, अच्छे से ऐसे करके खेत टिल्ट कर लिए जाएंगे, अच्छे से उन्हें, अर्थ को क्या कर दिया जाएगा? कल्टीवेट करा जाएगा। जब आयरन होगा, ये सारी चीजें होंगी, तो इससे एग्रीकल्चर एक्सपेंशन होगा। एग्रीकल्चर एक्सपेंशन से क्या होगा? फूड सिक्योरिटी, यानी सरप्लस होगा, सरप्लस प्रोडक्शन होगा नहीं होगा? सरप्लस मतलब होता है बहुत ज्यादा, ठीक है, सरप्लस प्रोडक्शन होगा। अच्छा, सरप्लस प्रोडक्शन होगा तो क्या मिलेगा बताओ? फूड सिक्योरिटी। आप भैया खाने पीने की, ऐसा नहीं उस जमाने में, उसके टाइम पर मैं ये कह रहा हूं कि एग्रीकल्चर में खाने पीने को नहीं था, नहीं, सबको था, लेकिन जो शूद्रास थे, वैश्यास का काम ये था, वो ज्यादा से ज्यादा चीजें जमा करना चाहता था, ट्रेड कंट्रोल करना चाहता था, ठीक है, मार्केट कंट्रोल करना चाह रहे हैं। क्षत्रिय वो किंग है, उनका डोमेन अपनी जगह, मारे कौन जा रहे? बुरा हाल किसका? लास्ट ऑर्डर शूद्रास का। तो शूद्रास की कंडीशन को अच्छी करने के लिए इस रिलीजन ने बहुत कुछ करा, शूद्रास की मेनली। और वैश्या से क्या कहा? भैया ट्रेड करो। अगर कोई आपको ये सारी चीजों की अथॉरिटी दे रहा है कि आप ट्रेड करो, अपना एग्रीकल्चर एक्सपेंशन करो, ठीक है, इकोनॉमिक टर्म में आ गई वाली बात। अच्छा, इसके अलावा बताइए आपने और क्या करा होगा इन लोगों ने? थोड़ा मैंने तुम लोग को आइडिया हो कुछ? एनी आइडिया? ऐसे टाइम पे क्षत्रिय क्षत्रिय जो थे, इस ब्राह्मणिकल डोमिनेशन के अगेंस्ट थे, क्योंकि उन्हें बहुत सारे काम उनकी ब्राह्मण्स के अकॉर्डिंग करने पड़ते थे। तो दे डिमांड अ पीसफुल सोसाइटी। क्यों पीसफुल सोसाइटी की इसलिए बात करते थे कि बहुत सी बार ये होता था कि क्षत्रिय, भाई वॉरियर क्लास, तो वॉर कौन करेगा? क्षत्रिय। तो ज्यादातर वॉर का पार्ट क्षत्रिय रह रहे, मारे काटे कौन जा रहे? क्षत्रिय। प्रॉब्लम कैसे हो रही है? वो फैमिली खराब हो रही है, बेसिक रूलिंग क्लास है। ये चाह रहे थे कि कोई बिल्कुल पीसफुल सोसाइटी हो। कैसी हो? पीसफुल सोसाइटी, नो वार, कोई लड़ाई ना हो। अब भैया लड़ाई ना हो, पीसफुल सोसाइटी, उसकी डिमांड हर एक इंसान करेगा। इसके अलावा और क्या डिमांड कर सकते हैं? इकोनॉमिक टर्म आ गया, सोशल टर्म आ गया, और क्या हो सकता है बताओ? देखो, एक चीज और थी इसमें, मैं आपको बता दूं, ये जो है ना ब्राह्मण, सोशल टर्म की बात है, ब्राह्मणिकल सोसाइटी ऑर्डर में एक चीज और थी। तो ब्राह्मण्स थे, रिचुअल्स कराते थे, रिचुअल्स सेक्रीफाइस होते थे, तो उसमें गिफ्ट देते थे लोग ब्राह्मण्स को, ठीक है। बताते हैं, आप जब पढ़ोगे, क्या पनिशमेंट पढ़ोगे तुम लोग हिस्ट्री में, तो आता है पनिशमेंट के लिए, ब्राह्मण की पनिशमेंट अलग थी, वैश्या, शूद्रास और क्षत्रिय, क्षत्रिय वैश्य शूद्रास की पनिशमेंट अलग थी, कोई भी क्राइम होता था तो उसमें वो लोग अपने क्राइम जो उन्होंने कर दिया उससे माफी तलाफी, यानी उसके, मतलब आज के टाइम में सॉरी वर्ड बोलते हैं, उस पनिशमेंट से बचने के लिए, उस पनिशमेंट को पूरा करने के लिए, दोनों चीजें हो सकती हैं, अपने कुछ
गिफ्ट देते थे, या फिर उस तरह से समझ लो आज के टाइम पे कंपनसेशन समझ लो, कहते ना आपने कोई वो कर दिया कोई भी टॉल्ट के अंदर रॉन्गफुल एक्ट, तो उसका कंपनसेशन होता है, ठीक है। तो वो कंपनसेशन जो देते थे ये लोग, ये तीनों ज्यादातर किसको दे रहे हैं, ब्राह्मण्स को। तो ब्राह्मण्स के पास आ रहा है मनी, ठीक है। अच्छा, दूसरा रिचुअल्स हो रहे महंगे महंगे, उसमें खर्चा हो रहा है, वो किसके, ब्राह्मण के पास। गिफ्ट किसको मिल रहे हैं, ब्राह्मण्स। तो ये रिलीजन कहीं ना कहीं इनके टर्म्स में, नीचे वालों के में थोड़ा सा इकोनॉमिकल था, यानी महंगा था, पैसों के फॉर्म में समझिए। मतलब इस तरह नहीं कि रिलीजन महंगा वो कह रहे हैं, ये तो भाई एक ऑर्डर बता रहे, इस तरह की चीजें होंगी। इन लोगों को इसके ऊपर फर्क पड़ रहा था, भाई हमें रिचुअल्स करने पड़ रहे हैं, बहुत सारे सेक्रीफाइस, गिफ्ट देने पड़ते हैं ब्राह्मण। हो क्या रहा था, अब ये नया रिलीजन बिल्कुल सिंपल, इस कैसी लाइफ क्या कर रहा है भाई, सिंपल लाइफ होगी, ऑस्टर होगी, एस्थेटिक होगी। एस्थेटिक मतलब योगी जिंदगी, बिल्कुल पुजारी जो सादा जिंदगी होती है वो गुजारने की बात करें, ठीक है। उसमें भी बहुत सारे वर्ड यूज करेंगे कि आपको पैसे जमा नहीं करना, चोरी नहीं करनी, और लोगों को बुरा नहीं चाहना, नॉन वायलेंस नहीं करना, सिंपल लाइफ जीना, धर्म के अकॉर्डिंग चलना, ये सारी चीजें इसके अंदर होंगी। एक तो यार चौथी वजह क्या थी, तो सोशल रीजन, एक था पॉलिटिकल रीजन। ब्राह्मण्स कभी भी अपना पॉलिटिकल पावर नहीं खोना चाहते थे, पॉलिटिकल पावर नहीं, ठीक है। ब्राह्मण्स पॉलिटिकल पावर नहीं, जाहिर सी बात है उनका डोमिनेशन है, कोई भी हो जिससे उसको डोमिनेशन होता है, तो वो अपनी पॉलिटिकल पावर नहीं खोना चाहता, ठीक है। अच्छा, उनका अपना ब्राह्मण्स के पॉइंट ऑफ व्यू अपनी जगह सही था, लोगों का अपनी जगह सही था, लेकिन सोसाइटी में एट लास्ट एक चीज की बात हो रही थी, पीसफुल सोसाइटी चाहिए, बिल्कुल सब लोग इक्वल हो, ऐसी सोसाइटी चाहिए। ये जो वर्ना सिस्टम था, वर्ना सिस्टम ने डिवाइड कर रखा था फोर टाइप्स में सोसाइटी को, ठीक है। ये दो रिलीजन क्या कह रहे थे, नॉर्मल। तो पॉलिटिकल ये एक्सटेंड आ रहा था, पॉलिटिकल पोलराइजेशन ये हो रहा था कि वो अलग कह रहे कि चार टर्म में डिवाइड होगी सोसाइटी, सुप्रीम पर है, ये रिलीजन कह रहा है सभी भाई इक्वल है। अगर सब एक ही पैरामीटर पे नापे जाने लगे तो बुराई क्या है, यानी मैं भी, ये भी, वो भी और वो भी, सारे लोग एक बराबर है, तो हम लोगों को बड़ा अच्छा लगेगा। लेकिन एक पैरामीटर ऐसा बनाओ कि नहीं मैं सुप्रीम हूँ, आप थोड़े नीचे, आप थोड़े नीचे और आप नीचे, तो कहीं ना कहीं आपको बुरा लगेगा। मॉडर्न स्टेट की बात करें तो डेमोक्रेसी क्या बताती है, इक्वल राइट्स की बात करती है, इक्वल सिटीजनशिप की बात हो रही है, फंडामेंटल राइट्स आपको मिलेंगे, आपको कोई वायलेशन होगा आप सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट किसमें जाते हैं बताओ, 32 आर्टिकल, और 226 में किससे जा सकते हैं, हाई कोर्ट, डायरेक्टली अगर वायलेशन हो रहा है आपका फंडामेंटल राइट का। तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज कहलाता है, हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो इसमें जो है ये पॉलिटिकल प्रॉब्लम होगी। अगर सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम, इन सब वजह से, यानी आपके पास फूड सिक्योरिटी नहीं थी, उसका उन्होंने जिक्र करा। हर सोसाइटी में ऐसा नहीं है, ब्राह्मणिकल ऑर्डर में नहीं थी, सिक्योरिटी थी, लेकिन उन्होंने और ज्यादा कैसे कहा, एग्रीकल्चर एक्सपेंशन करो, वैश्य से का ट्रेड बढ़ाओ, ठीक है। ये सारे कुछ कॉजेज थे, जो कोई भी रिलीजन आता है, सब उसका मैं हूं, मुझे कोई न्यू रिलीजन एक्सेप्ट करो, ये मेरे पर्सनल व्यू में करूं या ना करूं, लेकिन बहुत सारे पैरामीटर्स ऐसे हो सकते हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी हो सकती हैं जो मुझे दूसरे रिलीजन की अच्छी लगे और मैं उसे एक्सेप्ट करना चाहूं। बहुत सारे पैरामीटर्स ऐसे हो सकते हैं जो मुझे अपने रिलीजन के अच्छे लगे या बुरे लगे, तो मैं कॉन्ट्रडिक्ट करूंगा, हमारे रिलीजन में ये अच्छा है, उनके में ये नहीं है, या वो ये कहने लगे। ओवरऑल होता है, सारे रिलीजन में सारी बातें अच्छी होती है, ये ध्यान रखना, लेकिन हमको उनको देखने का नजरिया अलग होता है, वो एक अलग नजरिए से देख रहे हैं, हम एक अलग नजरिए से। तो इन लोगों ने जो लास्ट वाले, इनका नजरिया ये लगा कि अभी में एग्रीकल्चर एक्सपेंशन की बात हो रही है, हो भी रही थी उसी टाइम तक गलती करती, उसी टाइम जब आयरन इंट्रोड्यूस जब हुआ है, तो एग्रीकल्चर एक्सपेंशन तो होगा, ट्रेड, अब ट्रेड खुद को खुद बढ़ेगा जब फ्रूट ग्रेन्स होंगे और शूद्राज की कंडीशन खुद बढ़ जाएगी। अब इसके बाद हम देखते हैं स्लाइड्स, कि इसमें स्लाइड में तुम्हें समझ में आएगा क्या है बेसिकली। देखो इंट्रोडक्शन देखो, द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म इज सिद्धार्थ गौतम, ठीक है। अब मैं इसको आप लिख सकती हैं और ना स्लाइड्स तो आपको मिल जाएंगी सर से। He was born on 563 BC into a wealthy family and lived in luxury and safety walls of the place. Gautam Buddha felt that the world had so much more to offer than this home, so at the age of 29, he snuck out.
In his time outside, he realized that the world outside was the opposite from what he was used to at home. मतलब ये एक क्षत्रिय फैमिली से थे, यानी एक अच्छी फैमिली, वेल्दी फैमिली से थे, क्षत्रिय क्लान से थे, और इनकी लाइफ अच्छी चल रही थी, महल में रहकर सब कुछ सही था। इन्हें 29 ईयर्स की जब हुई, इन्हें लगा कि मुझे इस चार दीवारी से, एक महल की चार दीवारी से निकलना चाहिए, बाहर जाना चाहिए और कुछ देखना चाहिए जिंदगी कैसी है। जब ये बाहर गए तो वो एक इंसिडेंट है, मैं बताऊंगा तुम्हें, इंसिडेंट हुआ इनके साथ। बाहर गए जब, तो उस इंसिडेंट में नहीं फील हुआ या रियलाइज हुआ कि नहीं, जो जिंदगी मैं जी रहा हूं उससे ये जिंदगी कुछ अलग है, यानी जिंदगी का मकसद कुछ और है, जिंदगी कुछ और है। पहले इनके साथ देखो क्या हुआ। फर्स्ट ही सीज एन ओल्ड मैन, एक बूढ़ा इंसान देखा। दूसरे में इन्होंने एक बीमार इंसान देखा, डिजीज। तीसरे में एक कॉर्पस मरा हुआ इंसान देखा, यानी एक बूढ़ा देख रहे हैं, एक बीमार देख रहे हैं, एक मतलब चौथे पे एक होली मैन, एक योगी किस्म, एसेटिक किस्म का आदमी, जिन्होंने थोड़ा सा इन्हें पीस के बारे में बताया, जो अपने आप में सुकून में था। इन्हें चार जिंदगी लिखी, बोला तो इन्हें पता लगा जिंदगी का सच यही है, बुजुर्गी भी है, मौत भी बरहक है, और बीमारी हारी इंसान के साथ लगी रहती है। और लेकिन एक इंसान जो बड़ा शांत मिजाज है, खामोश है, अपने आप में बड़ी सुकून की जिंदगी, वो योगी है। तो इन्होंने डिसाइड करा, इनकी लाइफ का मिशन, टू फाइंड आउट इनर पीस एंड फ्रीडम फ्रॉम द सफरिंग इन द वर्ल्ड। जितनी भी दुनिया में परेशानी है, जितनी भी मतलब इनको लग रहा था कि हाँ प्रॉब्लम्स है, उसके लिए इन्होंने ये फील करा, और उनका अब मैं मतलब अपनी लाइफ में एकदम क्या बोलते हैं उसे, बहुत सुकून की जिंदगी जीने के लिए क्या करूंगा वो ही बताएंगे। इन हिज टाइम आउटसाइड ही रियलाइज्ड दैट द वर्ल्ड आउटसाइड वाज अपोजिट फ्रॉम हिज व्यूज, सॉरी, टू रीच द रिलीजियन एनलाइटमेंट ही फर्स्ट स्टार्ट फास्टिंग, डिबेटिंग अदर्स एंड वंडरिंग थ्रू फॉरेस्ट। इन्होंने बताया, इन्होंने शुरू किया रिलीजियस एनलाइटमेंट, अपने आप को रिलीजियस, बहुत ज्यादा रिलीजियस पर्सन बना लिया, रोजे रखना, इन्हें फास्टिंग, व्रत रखनी शुरू करे, और इन्होंने लोगों से बातचीत करी रिलीजन के बारे में, आम जिंदगी, और फॉरेस्ट से इधर उधर जाते थे और बिल्कुल एस्थेटिक लाइफ जी। इट वॉज हिज मेडिटेशन अंडर अ पीपल ट्री वेयर गौतम। अब ऐसे ही बहुत दिन तक एनलाइटमेंट करने, इधर से उधर जाने के आने के बाद, बहुत जिंदगी अपने महल के बाहर गुजारने के बाद, फाइनली आफ्टर 6 years एट द एज ऑफ 35 ये मेडिटेशन कर रहे थे पीपल के ट्री के अंदर, जहां इन्हें एनलाइटमेंट मिला। क्या मिला? एनलाइटमेंट। एनलाइट हुए और ही गॉट निर्वाणा। निर्वाणा मतलब एनलाइटमेंट। और ये बोध गया बिहार, ही सवाल आता है, वेयर गौतम बुद्धा गॉट एनलाइटेड या गॉट निर्वाणा, और एट विच एज? तो एज तो 35 और वेयर? बोध गया बिहार। बोधि ट्री वॉज, अच्छा ये सवाल एएमयू एंट्रेंस में आया था, हु डिस्ट्रॉयड बोधि ट्री बाय शशांक गुप्ता एम्पायर के। पाली वॉज अ लैंग्वेज ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ बुद्धिज्म। पाली लैंग्वेज में ये लोग अपने धर्म को फैलाते थे। बुद्धिस्ट रिलीजन बहुत अच्छा रिलीजन है, मतलब अपने आप में। क्यों? क्योंकि ये एक बहुत ही, अभी मैं बताऊंगा तुम्हें, सादा जिंदगी की बात करता है। ये इन्होंने किस तरह समझाया, गौतम बुद्धा ने अपनी, इनकी लाइफ से एक इंस्पिरेशन है अपने आप में, इन लोगों के लिए, बुद्धिस्ट की लाइफ के लिए, कि भाई इन्होंने एक अच्छी जिंदगी जी रहे थे, वहां से निकल के आम सी जिंदगी में आए। उस आम सी जिंदगी में इन्होंने सच जाना दुनिया का, कि सच क्या है, कि बुजुर्गी, बीमारी, मौत और एक एस्थेटिक लाइफ भी एक सच है, जिंदगी गुजार सकते हैं। निर्वाणा मिला, कहाँ मिला, ये बता दिया। अब आते हैं थोड़ा सा गौतम बुद्धा के ब्रीफ के बारे में। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, एमसीक्यू के बेस्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या? ये 563 एट लुम्बिनी कपिलवस्तु नेपाल में पैदा हुए, शाक्या क्लान में। ठीक है, कौन से क्लान में? ये कब इंतकाल हुए? डाइड हुए 483 बीसी एट कुशीनगर यूपी। ये दो सवाल बहुत आते हैं। आते किस तरह हैं? इस तरह आते हैं कि पूछते हैं कब, डेट नहीं आई, सब उसमें डेट नहीं है। एक तो डेट आती है, दूसरा प्लेस आगे कुशीनगर यूपी। एनलाइटमेंट कहाँ मिला? बोध गया बिहार में मिला। 35 एज, एज क्या थी जब बोध गया में एनलाइटमेंट? 35। फोर्थ है फर्स्ट सरमोन। फर्स्ट सरमोन कब इनका? सरनाथ में। मदर महामाया, वाइफ यशोदा और गोपा, मैरिड, 16 साल की उम्र में शादी हुई। सन राहुल इनकी बेटी थी। ठीक है, आराम में समझ, तुम लोग लिख लेना। अब आते हैं, इन्होंने जिंदगी के 4 सच 4 बातें कही, बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 नॉबल्स ट्रुथ, 4 जिंदगी की जो सच है, मतलब इनके अकॉर्डिंग, और हैं भी रियल में। सबसे पहले क्या है? तो लिखा है में लाइफ इज, ये फोटो के थ्रू मैंने बताने की कोशिश की है, हम वही लिखा है। लाइफ इज सफरिंग, दुखम। हर इंसान की जिंदगी अपने आप से दुख में भरी हुई है। जिंदगी मतलब दुख। भाई दुख कैसे?
कोई इंसान की कोई ना कोई जिंदगी में क्या होता है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, आपकी एक डिजायर होती है किसी चीज को पाने की, एक सक्सेस पाने की। भाई बहुत सारे लोग हैं एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, तो क्या है भाई एंट्रेंस की तैयारी अपने आप में, क्या एक डिजायर है ना कि हम सक्सेस पाए, एएमयू जेएमआई या कहीं भी लॉ एंट्रेंस निकालें, बीए का एंट्रेंस निकालें, या कोई भी अदर ग्रेजुएशन एग्जाम निकालें, तो उसके लिए आप सफरिंग उठा रहे हैं थोड़ी बहुत, भाई सुबह में जल्दी उठ के पढ़ते होंगे, दोपहर में ही पढ़ते होंगे, हो सकता है किसी टाइम का खाना भी स्किप कर दें, दोस्तों के साथ शाम में खेलना, मूवीज देखना, ये भी स्किप करते होंगे, ठीक है। लेकिन ये तो मतलब जिंदगी दुख से भरी है। दूसरा, सफरिंग इज कॉज्ड बाय क्रेविंग और डिजायर। वही मैंने बोला कि अब तुम्हारी जिंदगी में पहला है कि तुम्हें कुछ चाहिए, और वो चाहना ही अपने आप में दुख है। यानी तुम लॉ एंट्रेंस या किसी भी एंट्रेंस में नाम लाना चाह रहे हो, एक डिजायर है, वही डिजायर दुख की वजह है। अगर तुम उसे अभी छोड़ दो, अगर मैं ये सोचूं मुझे एक किसी एंट्रेंस को निकालना, मैं उसे छोड़ दूं कि मैं नहीं निकालूंगा, उसके बाद मेरे कोई काम नहीं है, अरे भाई आम सी सादा सी जिंदगी गुजारता रहूंगा, जीता रहूंगा। लेकिन जब हमें डिजायर हो जाती है कि मुझे भाई ये लेना है, मुझे कार बाय करनी है, तो उसके लिए मुझे मेहनत भी करनी पड़ेगी। एज अ टीचर मुझे आपको जब पढ़ाना होगा तो उसके लिए मुझे पढ़ना पड़ेगा, एज ए स्टूडेंट आपको कहीं नाम लाना होगा, उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, कहीं भी प्रॉब्लम्स होगी। चीजें इफ डिजायर्स आर कॉन्कर्ड ऑल सॉरो कैन बी रिमूव्ड। अगर जो आपकी डिजायर जरूरत है, अगर आप उनको पालो तो परेशानी खत्म हो जाएंगी। एंट्रेंस में नाम आ गया सपोज करो, तो खुशी होती है, सिंपल वही मतलब है। जब आपकी सारी परेशानी वो खुशियां मिल जाएंगी, जो जो चाह रहे हो, जो चीजें सक्सेस मिल जाएंगी, तो उसके बाद सारे दुख खत्म हो जाएंगे है। और ये दुख किस तरह, द सॉल्यूशन टू एनलाइटमेंट डिजायर एंड अटैचमेंट दिस अचीव निर्वाणा, पीपल शुड बी देयर स्किल्स एंड फॉलो द एट फोल्ड पाथ। इसके लिए लोगों को क्या करना होगा, 8 तरीके, 8 रास्ते ऐसे बताए हैं गौतम बुद्धा ने, जो इंसान को फॉलो करने होंगे, जो सिखाएंगे किस तरह से आप अपनी जिंदगी अच्छे से गुजार सकते हैं, और इन दुखों से, दुख भरी जिंदगी से आसानी पा सकते हैं, ठीक है। क्या है ये ध्यान रखना, 4 नॉवल ट्रूथ वर्ड आएगा तो ये 4 याद रहेंगे, दुखम, और ये अब 8 फोल्ड पाथ। पहला क्या है, देखो इसके थ्रू है राइट अंडरस्टैंडिंग। राइट अंडरस्टैंडिंग मतलब आपकी समझ सही होनी चाहिए, कोई भी बात समझो उसको सही तरीके से समझो, ये नहीं है बता कुछ रहा हूं मैं समझ कुछ और रहे हो, तो मजाक चल रहा, नहीं ऐसे नहीं। अंडरस्टैंडिंग सही हो, कोई इंसान गलत भी कह रहा है उसके अंदर पॉजिटिविटी थोड़ी सी देखने की कोशिश करो। ऐसा नहीं कोई गलत कह रहा, आई नो वो गलत है भाई, जाहिर सी बात है, लेकिन एक पॉजिटिविटी ऑफ माइंड होना चाहिए, उससे क्या अंडरस्टैंडिंग सही होगी, उसकी गलत बात को आप गलत मानो लेकिन समझ में तो आएगी गलत क्या है इसमें, सही क्या है। दूसरा, राइट एफर्ट्स, आपके एफर्ट्स जो हो वो सही हो। पता लगा आप चोरी करने जा रहे हो और कह रहे हो भाई मैंने तो एफर्ट्स पूरे लगाए थे खाना खाने के लिए, अरे भाई चोरी करके खाना थोड़ी खाना, मेहनत करके करना है, तो भाई आपके एफर्ट्स जो लगे किसी भी काम के लिए लगे वो सही हो, ऑलवेज रिमेंबर। तीसरा, राइट थॉट, आपका थॉट प्रोसेस सही हो, आप जो सोच रहे हो बहुत दूर का लंबा सोचो और अच्छा सोचो, ये ना निकालो। और क्या, राइट स्पीच, बोलो तो अच्छा बोलो, किसी से बोल रहे हो ये नहीं गालियां देनी शुरू कर दी बदतमीज नहीं, अच्छा बोलो, ऑलवेज रिमेंबर। राइट एक्शन, कोई भी काम करो, इन जो बुद्धिस्ट ने कहा, जो ये ऐसे 8 फोल्ड बात है जो हर हर रिलीजन बोलता है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि आप कह दो नहीं भाई बुद्धिस्ट में खास नहीं, इन्होंने तो बताएं जिससे लोग समझें, हो सकता है उन्हें पता ना हो, हर रिलीजन यही बातें बताता है कि सही सच बोलो, झूठ मत बोलो। राइट माइंडफुलनेस, दिमाग सही हो, मतलब दिमाग मतलब जो सोचो, दिमाग की बातें हो जो आप समझो, लोगों को सही समझो। राइट वैल्यू, खाने के तरीके सही हो, ये नहीं चोरी कर रहे हो और उसके बाद खा रहे हो, दूसरे का सिर फोड़ रहे हो उसके बाद कर रहे हो, मैं क्या करता, मैंने जो तक भूख लगी थी मैंने सिर फोड़ के उससे खाना छीन लिया, ये इसलिए चोरी कर नहीं। राइट वैल्यू, खाने पीने का, रहने का तरीका सही हो। और राइट कंसंट्रेशन, जिस चीज पर कंसंट्रेट करो सही करो, वो कहते हैं कंसंट्रेशन बहुत जरूरी है। आप लॉ पे कंसंट्रेट करो, ये नहीं कि लॉ का या किसी का भी एंट्रेंस दे रहे हो, कंसंट्रेशन तुम्हारा कहीं और चल रहा है, और एंट्रेंस पे कह रहे हो भाई मैंने फॉर्म भर दिया, प्रिपरेशन नहीं चले, बहुत अच्छी चल रही है, अभी करंट अफेयर का 2 सवाल पूछ लो या लीडिंग सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पूछो, ना तुम्हें पता हो ना मुझे पता हो, तो क्या ही कंसंट्रेशन हो, वो है ना। इसलिए अब आते हैं 3 ज्वेल्स ऑफ बुद्धिज्म। बुद्धिज्म के 3 ज्वेल्स है। पहला क्या, बुद्धा, सबसे पहले बुद्धा है यानी टीचर जो बुद्धिज्म बता रहे, ठीक है। दूसरा है धर्मा, द टीचिंग, जो धर्मा, जो वो चीजें बता रहे हैं, जो पढ़ा रहे हैं, धर्मा रिलीजियस। संघ, कम्युनिटी, ठीक है, ये दिखा भी रहे हैं, ये शो फोटो कर रहा है कि 3 ज्वेल्स आता, जेएमआई में होता जाता है सवाल, पार्ट आता इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ज्वेल ऑफ बुद्धिज्म, बुद्धा, धर्मा, संघ, ठीक है। कम्युनिटी वर्ड पे कम ध्यान देना, संघ पे जरूर। अब बुद्धिज्म रिलीजन हुआ, बहुत ज्यादा प्रीच हुआ, लोग उससे फॉलो करना शुरू करा,
अब कोई भी रिलीजन हो या कोई भी चीज हो, जब तक उसके बारे में एक डिस्कशन ना हो, उस चीज को बड़े लेवल पे ना जाना जाए ना समझा जाए, तो वो बेकार है। सिमिलरली बुद्धिस्ट की कुछ काउंसिल हुई, अलग अलग टाइम पे काउंसिल हुई है। इन काउंसिल्स के थ्रू बुद्धिज्म और रिलीजन को और ज्यादा बढ़ावा मिला है, सक्सेस मिली है, प्रीच हुआ है और लोगों तक पहुंचा है। तो ये रिलीजन की चार काउंसिल्स, मेन काउंसिल्स क्या है? पहली 483 राजगीर, मैंने तीनों चीज एक साथ लिख दी है, डेट भी, प्लेस भी और किस रूलर के अंडर हुई है। तो 483 में पहली फर्स्ट नंबर की हुई थी राजगीर में, अजाता शत्रु रूलर थे, ठीक है, अजाता शत्रु। सेकंड उसके 100 साल बाद 383 वैशाली में काला अशोका, किसके अंदर हुई? काला अशोका। थर्ड 250 बीसी पाटलिपुत्रा में अशोका के अंडर, किसके अंदर? अशोका। ये बहुत इंपॉर्टेंट है थर्ड वाली बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोग पढ़ोगे, जब अशोका के बारे में तुम लोगों को पढ़ाऊंगा तो ये बताऊंगा किस तरह से कलिंगा वॉर के बाद अशोका ने, कलिंगा वॉर में बहुत ज्यादा ब्लड शेड हुआ, बहुत इनह्यूमन हुआ, बहुत लोग मारे गए, बताऊंगा मैं तुम्हें। उस कलिंगा वॉर के बाद किस तरह अशोका ने बुद्धिस्ट रिलीजन को अडॉप्ट किया, उसे प्रीच किया, लोगों को समझाया और गॉस्पेल ऑफ नॉन वायलेंस सिखाया कि नहीं लड़ना, नहीं लड़ना और वायलेंस नहीं करना, ठीक है, बिल्कुल पीसफुल सोसाइटी के बारे में जिक्र है। बहुत सारे अशोकन 14 मेजर अशोकन रॉक एडिक्ट्स हैं, माइनर रॉक एडिक्ट्स हैं, उसमें वो सब बताया गया, वो तुम लोगों को मैं बता दूंगा। तो अशोका वाली, पाटलिपुत्रा वाली जो काउंसिल हुई थी बहुत इंपॉर्टेंट थी, अशोका ने करवाई थी, इसीलिए 72 बीसी में कश्मीर में कनिष्का ने कराई। इसकी खास बात ये जो मैंने लिखा ना, हिनायना महायना, इसीलिए इसमें आकर बुद्धिस्ट रिलीजन दो जगह डिवाइड हो गया था इस काउंसिल से, एक हिनायना और एक महायना। देखा होगा कुछ बुद्धिस्ट का ने, आप जाओगे चाइना, नेपाल, ऊपर की तरफ भूटान की तरफ हिल जाएंगे, कुछ म्यांमार बर्मा की तरफ नीचे चले जाओ, फिलीपींस की तरफ बुद्धिस्ट मिलेंगे, इंडिया में बुद्धिस्ट रिलीजन है। तो ये लोग किस तरह डिवाइड हो गए महायना और हिनायना में, ये इसके बारे में डील करता है। तो सवाल बस इतना ही आता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि कौन सी बुद्धिस्ट काउंसिल में किसके अंडर महायना हिनायना डिवाइड हुए? कनिष्का के अंडर महायना हिनायना हुए, ठीक है। और आना इतना बताया, इसमें कोई बात समझ में नहीं हो तो बताओ, फिर अगले पे जाएंगे। कि बुद्धा फाउंडर हैं, सिद्धार्थ गौतम बुद्धा 563 में पैदा हो रहे हैं, ये इसके बाद इनकी डेथ हो रही है, इस वाले में मैंने सब लिख दिया। और 483 में फिर सरमोन, सरनाथ में पहले सरमोन देने मदर हैं, फादर, सन, और निर्वाणा मिला इन्हें बोध गया में, इन्होंने एक बूढ़े इंसान को देखा, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट, ये सारी चीजें फैक्चुअल डाटा है बेसिकली, मतलब और इसको आप डिटेल पढ़ना है, थ्योरी तो बहुत कुछ है, आप अलग अलग बुक से पढ़ सकते हैं, एनसीईआरटी है, आर एस शर्मा है, ठीक है, एशियन हिस्ट्री की। लेकिन जो ये है ये डिटेल्ड इतना नहीं है, इसलिए कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एमसीक्यू बेस्ड है सारी चीजें, तो आप इनको समझ सकते हैं, ठीक है। ये तो बुद्धिज्म के बारे में था, बुद्धिस्ट रिलीजन। आगे सब लोगों को समझ में? अब हम अगले पे चलेंगे, जैन, मतलब बुद्धिस्ट टेक्स्ट के बारे में रहेगा, सॉरी अभी, हाँ। और थोड़ा बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी सुनो, 3 बास्केट रिटन ऑन पाम लीव्स, तो बुद्धिस्ट टेक्स्ट हम लोग बोलते हैं बेसिकली बुद्धिस्ट बास्केट्स, और वो पाम लीफ पर लिखा हुआ, पहला है विन्ना पिटाका, सुत्ता पिटाका, अभिधामा पिटाका। देखो जो विनय पिटाका वो क्या बताता है, डिसिप्लिन बास्केट कहलाता है, डिसिप्लिन मॉन्क्स, किस तरह से एक इंसान को, मॉन्क्स को रहना चाहिए, डिसिप्लिन। कलेक्शन ऑफ बुद्धा सिंह, सुत्ता पिटाका, कलेक्शन ऑफ बुद्धा सिंह। और बास्केट अभिमंदन पिता, बास्केट ऑफ हायर टीचिंग, और ज्यादा अच्छी टीचिंग, जताका प्रीवियस लाइफ स्टोरीज ऑफ बुद्धा, बुद्धा की पुरानी जिंदगी और जताका रिलीजियस टेक्स्ट ऑफ बुद्धा इन पाली लैंग्वेज, कौन सी लैंग्वेज में था? पाली। इन तीनों बुद्धिस्ट टेक्स्ट को याद रखना, ठीक है, ये सवाल आ जाता है इनमें से कौन सी है। ये यूनिवर्सिटीज है जो उस टाइम, मतलब बुद्धा के रिलीजन को जो लोग फॉलो करते थे, जो उस बुद्धिज्म को मानते थे, उनके बाद कुछ लोगों ने, कुछ रूलर्स ने अलग अलग यूनिवर्सिटीज को बनाया और बहुत ज्यादा बुद्धा रिलीजन को प्रीच करा, जिसमें सब फर्स्ट पे है नालंदा, जो बिहार में है, जो कुमार गुप्ता ने बनाई। किसने बनाई? जब मैं गुप्ता रूलर पढ़ाऊंगा, मैं गुप्ता डायनेस्टी पढ़ाऊंगा, उस टाइम एक कुमार गुप्ता नाम के रूलर थे। और देखो ये मैंने फोटो भी बनाया है, ये देख रहे हैं, ये बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी थी, बहुत बड़ी। ये पढ़ाऊंगा तुम्हें जब मैं मिडाइवल हिस्ट्री पढ़ाऊंगा। बख्तियार खिलजी किस तरह से बंगाल एक्सपेडिशन पे गए थे और ये डिस्ट्रॉय भी हुई थी उनके टाइम पर, वो चीजें मैं बताऊं, ठीक है, डिस्ट्रॉय हो गई थी। फिर तीसरा विक्रमशिला, बिहार में धर्मापाला ने
और सोमनापुरी बंगाल में धर्मपाला में। ये जगह वो हैं, यूनिवर्सिटीज प्लेसेस हैं जहाँ बुद्धिस्ट रिलीजन और ज्यादा प्रीच हुआ, उसके बारे में और ज्यादा लोगों ने जाना और वहां पढ़ाई होती थी। ठीक है, ये नालंदा वाला याद रखना। जैनिज्म, जैनिज्म, जैन इज अ संस्कृत वर्ड विच मीन्स जिन और विनर, जिना भी बोलते हैं। फाउंडर ऑफ वर्धमाना महावीर चरणिम वर्धमाना। ठीक है, महावीरा was born into a noble क्षत्रिय फैमिली इन एंशिएंट इंडिया इन द अर्ली 16th century BC। ठीक है, क्षत्रिय फैमिली में पैदा हो रहे हैं। 540 BC में वैशाली बिहार में पैदा हुए। 468 एट द एज ऑफ 72 पापा में इंतकाल यानी मरे। वाइफ इनकी यशोदा है, फादर सिद्धार्था, मदर त्रिशा। इनमें से कोई एक आ सकता है, ध्यान रखना, कभी भी आ सकता है एमसीक्यू। ठीक है, लिख लेना। अगला देखो, द फर्स्ट, अब देखो जो जैन रिलीजन को प्रीच करने वाले टीचर होते हैं उनके उन्हें क्या बोलते हैं, जो हेड होते हैं त्रिथंकरास। क्या बोलते हैं, त्रिथंकर। जो पहले त्रिथंकरा थे वो ऋषभनाथ है, ऋषभनाथ, रिगार्ड एज द फाउंडर ऑफ जैनिज्म। ठीक है, उसके बाद महावीरा जो है वो 1 2 3 करोगे तो 24 नंबर पर आते हैं। कौन से बार ये सवाल 1000 बार आया, 100 बार आया कि कौन थे, कौन सा नंबर था महावीरा का, वर्धमान महावीरा का 24वां नंबर था। बट इन्हें रियल फाउंडर कहते हैं जैनिज्म के। महावीरा से पहले 23rd में पूछ लेते हैं पार्श्वनाथ है, कौन है तीर्थंकर, पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ 23rd और 24th पर खुद महावीरा, फर्स्ट पे विश्वनाथ है। The idea of moksha, according to Jainism, man is the creation of his own destiny, and he could attain moksha by pushing a life of purity, virtue, and renunciation. He advocated a life of severe asceticism and extreme penance to attain nirvana or the highest spiritual state. मोक्षा, मोक्षा का मतलब कहते हैं मोक्ष लाइफ, मोक्ष, मोक्ष ले लिया, एक सादा सी आम सी जिंदगी गुजारना, स्पिरिचुअल स्टेट पर चले जाना, निर्वाणा ले लेना अपने आप में, बिल्कुल योग की किस्म की जिंदगी, बिल्कुल आम सी, उसी को बोलते हैं मोक्ष ले लिया, मोक्षा हो गया। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, तो हमने बताओ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड थोड़ा सा बताओ, आपको क्या समझ में आ रहा, पढ़ो बताओ। आ रहा है ना समझ में, नहीं आया, मतलब इसमें नहीं आया, ये इसमें आ गया, इसमें आ गया कोई चीज, सब आ गया। ठीक है, इसमें इसमें बताओ थोड़ा सा, तो बताओ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या लिखा है मैंने। अरे भाई मैंने इनके बारे में बताया, एट द एज ऑफ रफली 30 महावीर गिव अप ऑल हिज वर्ल्डली एसेट्स एंड लेफ्ट होम इन सर्च ऑफ स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट, बिकम एसेटिक। सेम कुछ लाइफ हिस्ट्री, कुछ लाइफ स्पेन, कुछ लाइफ की बातें महावीरा की, बुद्धा की तरह। इन्होंने भी अपना घर छोड़ दिया सादा जिंदगी की तलाश में एस्थेटिक पुजारी बनने के लिए। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने अच्छी खासी लग्जरी लाइफ में रहते थे, मेंशंस में रहते थे, और इन्होंने इन सब चीजों को छोड़कर आम सी जिंदगी के लिए निकल गए अपने घर से। फिर क्या हुआ, he resigned his status and fortune and fled his kingdom to live as an ascetic in the woods following this occurrence। इन्होंने सादा सी जिंदगी जंगलों में गुजारने का फैसला करा, चले गए। हुआ he attained complete omniscient at the age of 43 की एज में, while sitting beneath साला लिख दिया, सॉरी, साल ट्री, साल ट्री, आफ्टर 12 years of ascetic discipline। 12 साल तक इन्होंने बिल्कुल सादा सी जिंदगी गुजारी। इन्हें फिर 43 की एज में ओमिसियंस मिला, जिसके बाद ये बहुत स्पिरिचुअलिटी को पहुंच गए थे। वन ऑफ द 10th of विशाखास आउटसाइड द टाउन ऑफ, he obtained full knowledge of कैवल्य एट द एज ऑफ, कैवल्य मिल गया था 42 में, और 43 की में कंप्लीट ओमिसियंस मिल गया था। साल, वो साला गलत वर्ड है, साल ट्री है, अलोंग द रिवर रिजू पालिका, ये दो वर्ड है। किस ट्री के नीचे, वो पीपल, बनियन ट्री, इनका कौन है, साल ट्री। उनको क्या था, पीपल का ट्री, इनका साल ट्री है, और रिजू पालिका रिवर है। आफ्टर 12 years कांस्टेंट रिग्रेस पेनिस, यानी 12 साल तक बहुत ज्यादा मेहनत के बाद, बहुत ज्यादा पेशेंस के बाद, मतलब बहुत सादा जिंदगी गुजारी, अपने आप को, टाइम हो गया क्या, नहीं हुआ ना टाइम, बहुत ज्यादा सादा जिंदगी गुजारी। 12 साल तक इन्हें कैवल्य मिला, कहाँ, पीपल के नीचे। उसके बाद एसेटिक लाइफ गुजार कर ये बहुत बड़ी अपनी स्पिरिचुअलिटी की लाइफ में आ चुके थे। अब आते हैं 5 woes ऑफ जैनिज्म। 5 मेन woes ऑफ जैनिज्म और वर्तास आर अहिंसा। अहिंसा मतलब है टू बी फ्री फ्रॉम इंजरी, किसी को भी नॉन वायलेंस। अहिंसा मतलब नॉन वायलेंस, सत्य, ट्रुथ, टू फ्री फ्रॉम फॉल्सहुड। अहिंसा मतलब नॉन वायलेंस, कोई भी कहते नहीं, गांधी जी ने भी तो कहा था अहिंसा,
नॉन वायलेंस का सहारा, वही इन्होंने कहा था। साल बड़े बड़े लोग हैं ना, बड़े बड़े लोगों से स्पिरिचुअलिटी वो इंस्पिरेशन लेते हैं, सॉरी इंस्पिरेशन लेते हैं। जितना बड़ा आदमी होगा इंस्पिरेशन बड़े लोगों से लेगा। क्यों? क्योंकि कोई भी इंसान जब बड़ा बहुत बनता है वो बनते ही इसीलिए उसके थॉट प्रोसेस बहुत फार साइटेड होते हैं, बहुत अच्छी बातें होती हैं। तो इन्होंने कहा बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलना, बिल्कुल भी नॉन वायलेंस असर टू बी फ्री फ्रॉम थेफ्ट, चोरी चकारी नहीं करनी, चोरी चकारी नहीं करनी। अपनी क्या है, टू बी फ्री फ्रॉम वर्ल्ड अटैचमेंट, यानी जो जुदा वर्ल्ड का अटैचमेंट, पैसे जोड़ना, बहुत ज्यादा इकट्ठा करना, अपनी फ्यूचर के बारे में ज्यादा से ज्यादा कि मैं ये भी खरीद लूं, ये भी बना, इस तरह की बातें इन्होंने मना करी। वर्ल्ड से जितने जुड़े रहोगे अटैचमेंट रहेगा, वर्ल्ड से फ्री रहो, कम से कम कोशिश करो वर्ल्ड में, वर्ल्ड के अफेयर में जाने की। फॉर द ब्रह्मचारी टू बी फ्री फ्रॉम अनचेस्टिटी, ठीक है। ब्रह्मचारी का सारा जिंदगी, द अल्टीमेट गोल ऑफ मैन अकॉर्डिंग टू निर्वाणा, सॉरी महावीरा, is to be free of worldly connection in order to obtain moksha or salvation. If you want to gain salvation, you have to free from the affairs of world, related affairs of world. वर्ल्ड जिंदगी, दुनियावी जिंदगी से, उसके कामकाजों से, मतलब उन्होंने कहा, मैंने तुम्हें फैक्टर्स बताए, ये सारे फैक्टर थे, उन्होंने कहा कि एग्रीकल्चर करो, नो डाउट, इतना करो, अपनी जरूरत पूरी हो गई, खत्म बात। ये नहीं कि दुनिया में ही लग जाओ, इन्होंने इस चीज के खिलाफ थे। Three Ratnas of Jainism. According to Mahavira, nirvana or salvation is the liberation from the bonds of worldly desire. To renounce the world and become an ascetic is a step in that direction. It must be followed by observance of Three Ratna. निर्वाणा पाने के लिए, सेलिब्रेशन, आम जिंदगी, दुनिया के बॉन्ड से अलग होने के लिए, दुनियावी जिंदगी से अपने आप को थोड़ा सा अलग करने के लिए, सेपरेट करने की जिंदगी, एक योगी, एक सादा जिंदगी गुजारने के लिए आपको तीन रत्न फॉलो करने में, तीन रत्न मानने में। इससे पहले क्या? समायक दर्शन, दर्शन मतलब पाथ, राइट फेथ, समायक ज्ञान, राइट नॉलेज, दर्शन सॉरी फेथ, और समायक मतलब राइट, समायक मतलब राइट, दर्शन मतलब फेथ। तो समायक दर्शन राइट फेथ, समायक ज्ञान राइट नॉलेज, समायक चरित्र राइट कंडक्ट। आपका चरित्र वर्ग होना ना, चरित्र वर्ड वही समायक चरित्रा से है कि आपका चरित्र जो हो वो बहुत ही अच्छा हो, आपका नॉलेज सही हो, आपके अंदर जो फेथ हो किसी के भी ऊपर, वो यकीन जो हो आपका वो पक्का मजबूत हो। ऐसा नहीं है कि कुछ भी झूठ बोले जा रहे। ठीक है भाई, अगला चले। अगला देखो आप लोग, ऐसी जैनिज्म की भी कुछ काउंसिल हुई थी जिसमें से मैंने बोली 310 और 512। 310 में पाटलिपुत्रा में हुई, 312 में वल्लभा में। ये तो रहा बुद्धिज्म जैनिज्म। इसमें आपके अब भी कोई चीज समझ में नहीं हो, अच्छा मैंने जो पढ़ाया है सिर्फ इतना बताया, आप लोगों को पढ़ने को बहुत सारा है। बुद्धिज्म जैनिज्म में बहुत कुछ है, ऐसा नहीं है कि बुद्धिज्म जैनिज्म ही खत्म हो जाता है। मैंने सिर्फ तुम लोगों को उतना बताया जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और इसी में से, इसी स्लाइड से आप देख सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जाओ चेक करो। ऐसा नहीं है मैं कोई हार्ड एंड फास्ट ऐसी बात बता रहा हूँ कि जो सिर्फ मुझे ही पता है, दुनिया में किसी और नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सब लोगों को ही नॉलेज है, बस आपको करना क्या है, स्लाइड्स पढ़नी है, और भी आप एक्स्ट्रा पढ़ सकते हो अपने टाइम पर। लेकिन जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा होता है कि हम अगर हर चीज को बहुत ज्यादा पढ़ लेंगे अभी एग्जाम टाइम पे, स्पेशली एंट्रेंस पे, तो इतना टाइम नहीं होता हर टॉपिक को ज्यादा पढ़ा, एक लिमिट तक पढ़ो। और ये देखो कितने फील्ड से आ रहा है, कोई भी चीज का फील्ड होता है कि भाई इतने में से आ रहा है तो इतना पढ़े। हमें इनकी बॉर्न डेट, डेथ डेट पता हो, किस फैमिली से आ रहे हैं, किस एज में इन्हें निर्वाणा मिल रहा है, क्या इनके साथ इंसिडेंट हो रहे हैं, 3 इंसिडेंट 4 इंसिडेंट हो रहे हैं, बूढ़ा इंसान मिल रहा है, बीमार इंसान मिल रहा है, मरी डेड बॉडी मिल रही है, एक योगी किस्म का आदमी मिल रहा है। और उसके बाद इन्होंने डिसाइड करा कि भाई मेरी जिंदगी ये राजाशाही की नहीं है, सादा जिंदगी गुजारनी है। फिर उसके बाद इन्होंने क्या करा, पीपल के ट्री के नीचे बहुत साल तक, 6 साल के बाद अपने घर से निकल गए थे, 29 की एज में, 35 की एज में इन्हें पीपल के ट्री के नीचे बैठे हुए थे। बोध गया बिहार में एनलाइटमेंट मिला, ठीक है। अच्छा ये वर्ड इसके नीचे बोधि ट्री, जिस ट्री के नीचे वो बोधि ट्री बोलते हैं, शशांक जो गुप्ता एम्पायर के रूलर थे, उन्होंने उसे डिस्ट्रॉय किया था, पाली लैंग्वेज थी। गौतम बुद्ध के बारे में एक ब्रीफ है, उनके फादर मदर के बारे में। अच्छा, 4 नोबल पाथ, जो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आता है, दुखम, जिंदगी में दुख है, दुख की वजह है डिजायर, जो हम चाहते हैं, और उसके लिए हमें, अगर उससे हम डिजायर को जीत लें तो निर्वाणा मिल जाएगी। सारे दुख खत्म ही जब हो जाएंगे जब हम सोच रहे हैं आपके सुख है, सारे सुख कब मिलेंगे जब दुख खत्म हो जाए। ये कॉन्ट्रैक्ट, इधर जाओगे इधर, इधर आओगे इधर, मतलब दुख सब खत्म कब होंगे, जब हमें सुख मिलेगा, और सुख कब मिलेगा, जब सारे दुख खत्म होंगे। हो नहीं होगा, उसके लिए पाने के लिए 8 तरीके बताए, 8 फोल्ड पाथ, कि भैया आपकी राइट सोच, अगर इंसान सही अच्छा सोचेगा, अच्छे एफर्ट लगाएगा, अच्छा सोचेगा, अच्छा बोलेगा, एक्शन सही करेगा, माइंडफुलनेस होगा,
लाइवलीहुड खाने पीने का तरीका, कंसंट्रेशन सही होगा। तो इंसान, ये मैंने इसमें एक सर्कुलर फॉर्म में आपको और अच्छे से ऐड है, वो कहते हैं माइंड मैप बनाओ, पाई चार्ट बनाओ। हमेशा पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ज्यादा इफेक्टिव होता है, आदमी के जहन में रहता है। ये नहीं कह रहा ये आदमी हुआ, सेम चीज है, इसे देखते हो सकता है आपको याद आ जाए कौन से 8 पार्ट थे। और ये ऐसी इसी में इसमें 3 ज्वेल्स ऑफ बुद्धिज्म, बुद्धा, धर्म, संघ, ठीक है। इसमें तो काउंसिल काउंसिल में पाटलिपुत्र वाली सब इंपॉर्टेंट है जरा, ठीक है। और ये भी याद रहती है कि हिनायन मायना को किसने कराई, कनिष्क ने। पहली वाली एक सवाल आता था, अजाता शत्रु ने राजनीति में कराई। ये उनकी कुछ भिन्न पिता का, सुता पिता का, विबंधम पिता का, जता का और रिलीजियस पाली था। ये नालंदा किसने बनाया, कुमावत्ता ने बिहार में, विक्रमशील बिहार में, धर्मपाला ने, सुमनापुरी बंगाल, धर्मपाला, बख्तियार खिलजी ने नालंदा को डिस्ट्रॉय कर दिया। ये मैं बताऊंगा तुम बात। ये जैनिज्म के बारे में, वो बॉर्न हुए 540 बीसी, वैशाली बिहार। 468 में यशोदा, फादर सिद्धार्थ, मदर त्रिशाला। अब आते हैं यहाँ पर, द फर्स्ट तीर्थंकर ऋषभनाथ इज रिगार्डेड द फाउंडर ऑफ जैनिज्म, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना, फर्स्ट तीर्थंकर, 23rd तीर्थंकर और 24th तीर्थंकर। फर्स्ट ऋषभनाथ, 23rd पार्श्वनाथ, 20 और 24th खुद महावीरा थी, ठीक है। आइडिया ऑफ मोक्ष अकॉर्डिंग टू जैनिज्म, अगर ना समझ में कोई चीज प्रॉब्लम तो नहीं है, अच्छी बात है। चलो, ये तो तुम्हें पता ही होगा, सब चीजें बता दी, ठीक है ना। इन चीजों के नोट्स तो पहले भी होंगे और इस दोबारा हो जाएंगे। एज ऑफ रफली 30 महावीरा गेव अप ऑल वर्ल्डली एसेट्स, ये सब छोड़ दिए जिंदगी। साल है जिंदगी, साल, ये साल है ऐसे नहीं, ये जो वर्ड है ये देखो यहाँ साल, साल ट्री के अंडर इन्हें बैठे, रिजू पालिका रिवर के नीचे इन्हें मिला, नीग्रस पेनिस के बाद, ठीक है। 5 मेजर वॉज ओवरथ्रोस ऑफ जैनिज्म, अहिंसा, सत्य, असत्य, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। यानी अहिंसा नॉन वायलेंस, सत्य ट्रुथ, असत्य आपको चोरी चकारी नहीं करनी, अपरिग्रह होड़ किसी चीज को अपने पास स्टोर नहीं करना ज्यादा वेल्थ को, ब्रह्मचर्य सादा जिंदगी गुजारनी, ठीक है। और ये इन्होंने निर्माणा ये कहा कि जिंदगी 3 ही तरीके से आ सकती है, सही फेथ होना चाहिए, समायक दर्शन, समायक ज्ञान, सही नॉलेज होनी चाहिए, समायक चरित्र, सही कंडक्ट होनी चाहिए। उसके बाद आप लोग क्या हो जाओगे, एक अच्छे इंसान बन जाओगे और उसके साल्वेशन के थ्रू जैनिज्म निर्वाणा अटेंड कर लोगे, यानी बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअलिटी पे पहुंच जाओगे। और वही जैनिज्म प्रीच करता है। थैंक यू सो मच। आप लोग ने वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और इस कोचिंग को एनएलसी को ज्वाइन करें। और कोई चीज प्रॉब्लम, मतलब कोई प्रॉब्लम, कोई बात समझ में ना आए आप लोगों के, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें। और अपने आप से, मतलब एंट्रेंस के लिए तो सबसे मेन ये रहता है, कोई भी एंट्रेंस हो, एएमआई जेएमआई को स्पेसिफिक मैं इसलिए कहता हूँ, मैं खुद एएमयू का स्टूडेंट हूँ, तो मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग एएमयू वहाँ जेएमआई जाए। अच्छा लगता है यहाँ पर, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। तो बात यह है कि यहाँ का पेपर का थोड़ा पैटर्न ऐसा होता है, मिक्स पैटर्न होता है। ये सब एंशिएंट है, मेडाइवल है, मॉडर्न, सारे पार्ट से पूछते हैं। जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको क्वेश्चन पेपर से जरूर ट्राई करें। हर जगह क्वेश्चन पेपर लगा, जेएमआई में एएमयू। क्वेश्चन पेपर का मतलब ये नहीं होता कि क्वेश्चन आमना आप भी क्वेश्चन पेपर जरूर लगा रही हो, नहीं लगा रही हो, एक आध पेपर लगा, वेरी गुड। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच।